मैं करिश्मा सिंह, आप देख रहे हैं सी ट्यूब न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद बिहार के सुप्रसिद्ध हरिओम कॉमर्स क्लासेस और हमारे साथ हरिओम क्लासेस के निदेशक अनिल सर मौजूद हैं। सर से आज हम चर्चा करेंगे बहुत सारे विषय। हालांकि हमारा मेन विषय होगा जिस पर हम फोकस करेंगे वो है एग्जाम। अभी जो समय है एग्जाम का है, सभी जगह चर्चा भी बनी हुई है एग्जाम को लेकर। छात्र काफी परेशान है, परिवार वाले परेशान है अपने बच्चों को लेकर के वो कैसे पढ़ाई करें, कैसे सफलता हासिल करें, कैसे अच्छा उनका अंक आए। इन्हीं विषयों पर हम सर से चर्चा करेंगे कि एग्जाम के पहले, एग्जाम के दौरान बच्चे कैसे तैयारी करें, क्या कुछ उनका मोटिव होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट क्या कुछ हो, और सब्जेक्टिव के साथ हम लैंग्वेज पे भी कैसे फोकस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे एग्जाम के समय लैंग्वेज में मार खा जाते हैं। और हमारे साथ सर हैं जो कॉमर्स के स्पेशलिस्ट हैं। अगर हम पूरे जिला में बात करें कॉमर्स के लिए तो सर का संस्थान जो है वो काफ़ी जाना जाता है। हर वर्ष यहाँ से बच्चे निकलते हैं अच्छे अंक से और कुछ बच्चे तो टॉप भी करते हैं, जिससे हमारा जिला का नाम होता है। तो आइए हम सर से इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, अभी जो समय है एग्ज़ाम का समय है और बच्चे काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले बच्चों का जो मेहनत होता है वो काफ़ी लगे हुए रहते हैं कि भैया कैसे भी करके हमें बहुत अच्छा अपना देखना है और रिजल्ट लाना है। तो उन बच्चों के लिए, छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो तैयारी करें, या फिर समय नज़दीक आ गया, कल से ही एग्ज़ाम शुरू है, तो वो कैसे अपना 100% दें? करिश्मा, ऐसा है कि अब कुछ एग्ज़ाम 12th का तो बिहार बोर्ड का कल से ही शुरू है और 10th बोर्ड का भी एग्ज़ाम फरवरी में ही होने वाला है। उनका भी अब बहुत कम समय बचा है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब बहुत ज़्यादा तैयारी का समय, और वो भी नए टॉपिक की तैयारी का समय तो बचा नहीं। इसलिए मेरे तरफ से बच्चों को सुझाव यही होगा कि जितनी वो तैयारी कर चुके हैं, जितनी वो पढ़ाई कर चुके हैं, उसका प्रैक्टिस करें, लिखने का अभ्यास करें कि एक निर्धारित समय में वो कितना अच्छे ढंग से, या लिखने का जो मैनर जो होना चाहिए कॉपी में या आंसर शीट बुक में, तो वो कितना अच्छा से लिख सकते, इसकी तैयारी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए उनको। घर में नया टॉपिक भूल कर भी उनको टच अप करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और मेरा ये सलाह नहीं होगा कि नया टॉपिक कोई भी बच्चा, तो इससे उनका, क्योंकि स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ेगा और अगर नया टॉपिक करेंगे तो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। और अभी ज़रूरत, जो सबसे खास ज़रूरत होती है जब परीक्षा शुरू होने वाली हो या चल रही हो, तो विद्यार्थी जितना कम से कम स्ट्रेस में रहे। तनाव बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अंक कितने आएंगे अब आज सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए उसके चक्कर में भी नहीं रहना चाहिए और उसको अपना इमेज का विषय नहीं, मतलब मैटर ऑफ इम्प्रेशन, प्रेस्टीज, उसको नहीं बनाना चाहिए कि हमारा कम मार्क्स आएगा, ज़्यादा मार्क्स आएगा। आत्मविश्वास के साथ जितनी उनकी तैयारी हुई है उसका जमकर प्रैक्टिस करना चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहिए और एक नज़र से, सरसरी निगाहों से प्रतिदिन सभी विषयों पर नज़र डालना चाहिए। सर, आपने जैसा अभी कहा कि बच्चे मेंटली काफ़ी ये होते हैं, मेंटली बच्चों को फ्री होना चाहिए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वैसे बच्चों को आप क्या सलाह देंगे कि एग्ज़ाम के दौरान वो कंफर्टेबल जोन में रहें? जैसे कि कहीं ना कहीं हमें मेंटली, फिजिकली फिट होना ज़रूरी है एग्ज़ाम के दौरान, क्योंकि बच्चे भी कहीं ना कहीं प्रेशराइज होते हैं, फ्रेंड जोन से कहें या फैमिली की तरफ से भी होता है। सबकी इच्छा होती है कि हम बेहतर करें। तो उन बच्चों को आप क्या कहेंगे कि कैसे एकदम आराम से इजली एग्ज़ाम में बैठे और अपना जो भी ये दें? करिश्मा, आपने बहुत सही सवाल किया। ये बच्चे कंफर्ट फील करें एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले, इसमें बच्चों के साथ साथ बहुत ही अहम भूमिका होती है उनके पेरेंट्स की भी। पेरेंट्स को भी वो एक, असल में पेरेंट्स ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इतना मार्क्स लाना ही है, इतना क्यों नहीं आया, पड़ोसी का ज़्यादा आ गया बच्चे का, तुम्हारे साथ जो क्लास में तुम्हारा फ्रेंड पढ़ रहा है उसका इतना आता है प्री बोर्ड टेस्ट में, या और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, स्कूल से स्कूल लेवल पर जो एग्ज़ाम होते हैं। तो ये प्रेशर अभिभावकों को नहीं बनाना चाहिए, और ख़ास करके
परीक्षा शुरू होने से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जितना भी समय बच रहा हो, उसके पहले उनका दिनचर्या को थोड़ा और स्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस लेवल को कम करने में एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट जो उनका डेली रूटीन है, दिनचर्या है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर अब विद्यार्थी हम देखते हैं कि रात को 12 बजे 1 बजे तक पढ़ने का ट्रेंड चला हुआ है, और ये एक प्रवृत्ति सी बन गई है कि 1 बजे पढ़कर सोते हैं और सुबह 9 बजे तक सोते हैं। स्वाभाविक है कि ये आपका जो एक बायो हार्मोन्स जो क्रिएट होगा, वो आपका स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करने में दिक्कत पहुंचाएगा। यानी विद्यार्थी को जब एग्ज़ाम से 1 महीना पहले अपना टाइम टेबल घर में पढ़ने का ऐसा सेट करना चाहिए ताकि वो 10 साढ़े 10 तक सो जाएं, सुबह 5 बजे तक वो जग जाएं, और जग करके फ्रेश वगैरह होकर अगर समय के अनुसार जैसा जिसका समय अनुकूल हो, घर में उनको एक बार पढ़ना चाहिए। और माता पिता को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। उस समय वो खान पान बाहर का न खाएं, घर की बनी हुई चीज़ खाएं, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ खाएं, जिससे तबीयत न बिगड़ जाए परीक्षा के दौरान या परीक्षा के कुछ दिन पहले। नहीं तो सारी की हुई तैयारी भी धरी की धरी रह जाएगी अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो इन सारी बातों पर विद्यार्थी को भी ध्यान देना चाहिए और अभिभावकों को भी ध्यान देना चाहिए। सर आपने एक बहुत अच्छी बात बताई टाइम मैनेजमेंट को लेकर कि बच्चों को टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए, और एग्ज़ाम के दौरान या हमेशा एक रूटीन में आना चाहिए कि हमें ये, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर देर रात को जगते हैं तो वो कहीं ना कहीं सुबह हमारा अगले दिन पर इफ़ेक्ट करता है। तो अगर आप अपने तरफ से छात्रों को एक सलाह देंगे कि ये रूटीन होना चाहिए, आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं फिजिकली भी फिट होंगे और वो आपका पढ़ाई पर भी उसका असर बहुत सही से जाएगा। तो उस बारे में आप बच्चों को क्या कहेंगे? आप एक बार क्वेश्चन फिर से दोहराएं करिश्मा। मेरा कहना है कि जैसे टाइम मैनेजमेंट को लेकर बच्चे काफ़ी लापरवाह होते हैं और कहीं ना कहीं वो समय को फॉलो नहीं कर पाते हैं कि हमें कब पढ़ाई करना है, कब खाना है, कब उठना है, कब बैठना है, और यही चीज़ वो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। तो मैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर पूछना चाह रही कि बच्चे किस रूटीन में ढले पढ़ाई को लेकर। इसके लिए गार्जियन को उनको मार्गदर्शन तो देना चाहिए, लेकिन बच्चों पर अपने अनुसार टाइम थोपना नहीं चाहिए। बच्चे की स्थिति को देखते हुए, उसकी फिजिकल स्थिति को देखते हुए, उसका मेंटल स्थिति को देखते हुए, और एक आदर्श दिनचर्या या सोने जगने का टाइम, खाने पीने का टाइम का जो लाभ है, बेनिफिट है, उसको बताएं और प्रेरित करें कि उसको फॉलो करें। ज़बरदस्ती टाइम मैनेजमेंट करवाया नहीं जा सकता है, और ज़बरदस्ती अगर विद्यार्थी से आप करवाते भी हैं तो उसका बहुत रिटर्निंग लाभ नहीं मिलेगा उसके जीवन में। तो इसलिए मेरा सुझाव होगा कि टाइम पढ़ने का ऐसा हो, सोने जगने के अलावा, खाने पीने के अलावा, ऐसा टाइम सेट किया जाए जिससे एक दिन में 1 घंटा ही सही, जैसा सब्जेक्ट हो, अगर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है जिसमें न्यूमेरिकल्स थ्योरेटिकल दोनों पोर्शन हैं तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा समय, जिसमें सिर्फ थ्योरेटिकल हैं उसमें थोड़ा कम समय, लेकिन प्रयास हो कि सारे विषय पर एक नज़र जाए और कुछ न कुछ समय, 1 घंटा का समय, 1.5 घंटा का समय सभी विषयों पर देना चाहिए। सर आप स्पेशल कॉमर्स का क्लास लेते हैं, बता दें आपको कि सर अपने कोचिंग संस्थान के साथ सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में एज अ प्रोफेसर भी कार्यरत हैं। तो सर आप छात्रों के बीच हमेशा रहते हैं और बहुत बखूबी उन्हें समझते भी होंगे। तो अगर हम बात करें सब्जेक्टिव के अलावे जो हमारा लैंग्वेज होता है, बच्चे सब्जेक्टिव तो कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं कि हमें यहाँ फोकस करना है, लेकिन लैंग्वेज में वो अक्सर मार खा जाते हैं। तो वैसे छात्रों को क्या आप कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देंगे कि लैंग्वेज पे कैसे वो पकड़ बनाएं? करिश्मा, आप देखते होंगे कि औरंगाबाद से हर वर्ष कॉमर्स में विद्यार्थी स्टेट लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी टॉप करते हैं, अव्वल रहते हैं। उनका विषय
जो ऑप्शनल विषय हैं वो 3 होते हैं अपने कोर्स सब्जेक्ट से। एक अकाउंटेंसी होता है, बिजनेस स्टडीज होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, या उसके जगह पर कोई विद्यार्थी इकोनॉमिक्स रख सकता है, और एक एडिशनल पेपर होता है, और 2 पेपर्स होते हैं लैंग्वेज के, लिटरेचर के, हिंदी 100 मार्क्स का, इंग्लिश 100 मार्क्स का। तो कई बार देखते हैं कुछ बच्चे जो कॉमर्स पढ़ते हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं ट्यूशन क्लास में भी या कहीं भी कि सिर्फ अकाउंटेंसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये उनके लिए बड़ा घातक हो जाता है, और वो आगे चलकर भी +2 लेवल पास कर जाते हैं या आगे भी हायर एजुकेशन में पहुंच जाते हैं, तो उनको कॉमर्स का जो बेसिक पूरा फंडामेंटल होता है ना, वो वीक रह जाता है, सिर्फ एक ही पोर्शन को टच कर पाते हैं। इसलिए उनको बिजनेस स्टडीज़, एंटरप्रेन्योरशिप, या जिसने इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया है तो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई भी उतनी ही फोकस करके करना चाहिए। और साथ साथ चूँकि वो इनका कोर्स सब्जेक्ट होता है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप या इकोनॉमिक्स, इसके अलावा ये तो जनरली देखते हैं कि बच्चे कहीं ट्यूटोरियल में, कोचिंग क्लास में पढ़ाई करके कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ उसके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स टीचर होते हैं, वो उनको जानकारी देते हैं, उनका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कहीं न कहीं देखते हैं कि जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, जो और बेहतर प्रदर्शन करने से जहाँ चूकते हैं वो लैंग्वेज का पेपर होता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी अकाउंटेंसी में 98, 99, 97 ऐसा मार्क्स प्राप्त किया और उसका हिंदी में कम आ जाता है, हाँ लैंग्वेज पेपर में जो हिंदी में कम है, इसके चलते वो टॉपर बनने से चूक जाता है, टॉप रैंकर्स नहीं बन पाता है, इंग्लिश में कम हो जाता है। तो मेरा यही सुझाव होगा कि अपना कोर्स सब्जेक्ट के अलावा वो हिंदी और इंग्लिश, ग्रामर उसमें भी, और ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश वालों के लिए तो बड़ा आसान है कि वो तो 20-25 मार्क्स का वो कंप्लीट कर सकते हैं, सिर्फ पोएट और उसका उनका कौन सा पोएम है, उनका डेथ कब हुआ, बर्थ कब हुआ, अगर ये कंप्लीट कर लें तो बहुत उनका हेल्प हो जाएगा मार्क्स ऑब्टेन करने में। और फिर ग्रामर। सर, आपके क्लास को लेकर पूरे ज़िले में चर्चा होते रहती है। कॉमर्स के लिए हरिओम क्लासेस, यहाँ से बच्चे भी काफ़ी निकलते हैं। तो आप बच्चों को कैसे अपने क्लास में तैयारी करवाते हैं, और क्या कुछ होता है आपका वीकली टेस्ट, क्या कुछ विशेष होता तो होगा आपकी क्लास में? थैंक यू करिश्मा कि आपने ये थोड़ा अप्रिशिएट किया हमारे संस्थान को। ऐसा है कि जब हम क्लास 12th का क्लास जब शुरू करते हैं, उसी समय से हमारा एक स्ट्रेटेजी है, और उसी स्ट्रेटेजी के मुताबिक हम बच्चों को स्टेप वाइज स्ट्रेटेजी रिवील करते हैं, देते हैं उनको, और उसके अनुसार ही उनको तैयारी शुरू कर देते हैं डे 1 से ही। जिस दिन उनका बैच शुरू होता है उसी दिन से तैयारी शुरू कर देते हैं उनका। अब पहले 3 महीने में क्या करना है, तो उनको सिर्फ रीडिंग करना है, रीड करना चाहिए, बुक को लाइन बाय लाइन रीड करना चाहिए। वो उनका समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, उनका कंसेप्ट उनका क्लियर हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, फिर भी उनको मेरा सुझाव होता है कि आप रीड कीजिए, पेंसिल लगा के, हाइलाइटर लगा के लाइन बाय लाइन रीड कीजिए, ये पहले 3 महीना में। उसके बाद हम लोग हर 3 चैप्टर के बाद, हर एक 3 चैप्टर जब फिनिश करते हैं तो सभी विषयों का प्रॉपरली, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकाउंटेंसी का, सबका इंक्लूडिंग इंग्लिश टेस्ट लेते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक टेस्ट, हर ये। इसके बाद हम लोग लास्ट में जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग एक टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं, चलाते हैं। उसमें प्रैक्टिस सेट हम लोग बनाते हैं। पूरा जो बोर्ड के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस के, जो प्रश्न पत्र के जो पैटर्न्स होते हैं, एकदम 100% उन पे बेस्ड आधारित होता है। और ऐसे हम लोग 3 सेट बनाते हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3,
और सभी 5 विषयों का, 6 विषयों का, इवन आप ये कहिए कि एडिशनल का भी हम लोग टेस्ट लेते हैं। तो इस तरह से इतने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, और वो भी 3 घंटे के अंदर, उनके लिए 3 घंटा एक पेपर का हम लोग टाइम देते हैं। तो उनको लिखने का आदत पड़ जाता है, वो प्रैक्टिस हो जाता है इतना कि वो जब बच्चे एग्ज़ाम देकर वापस आते हैं तो ऐसा उनका फीडबैक होता है कि सर इससे ज़्यादा तो हम लोग को यही टफ लगता था, वहाँ एग्ज़ाम हॉल में तो बिल्कुल इजी हो गया। ये उनको फ़ायदा इससे मिलता है करिश्मा। सर जैसे आपने बताया एग्जाम को लेकर कि बच्चे बोलते हैं यहाँ टफ लगता था, वहाँ बहुत इजीली। तो आपने तो एक प्रोसेस भी बच्चों को बताया होगा ना कि एग्जाम में जैसे आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो आप उस कैसे स्टार्टिंग करें। कुछ ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, तो उस दौरान कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम शुरू कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ करें, या फिर कहीं ना कहीं इस चक्कर में उनका कुछ विशेष या फिर ज़्यादा मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो छूट जाता है। तो उन बच्चों के लिए आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के समय ये बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, इसी बात पर तो ध्यान देना है। अगर एग्जामिनेशन हॉल में स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, तो क्वेश्चन के पैटर्न को समझना और उनका दिमाग में ये लाना कि पहले हमको कौन सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, ये कर लेना चाहिए। आपको जानकारी होगी या मैं बता दूं कि जो बच्चे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं, उनके जो प्रश्न पत्र होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, 3 सेक्शन में बटे हुए होते हैं। ऑब्जेक्टिव सेक्शन होता है, फिर शॉर्ट आंसर सेक्शन होता है और लॉन्ग आंसर सेक्शन होता है। तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में उनके पास ऑप्शंस होते हैं 100 क्वेश्चंस के, और आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस उनको सिर्फ 50 क्वेश्चंस का ही आंसर करना होता है। तो पहले उसको कर लेना चाहिए, पहले तो होगा भी वही OMR सीट में उसको अपना भर के, वो एक टाइम के बाद इन्विजिलेटर्स जो होंगे वहाँ वो ले लेंगे OMR सीट। इसके बाद जो 2 सेक्शन के क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहले देखना चाहिए जो सेक्शन B होता है उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को अगर बहुत ज़्यादा लंबा आप लिखने का कोशिश, जैसे आपकी तैयारी अच्छी है, पूरा याद है, और अगर बहुत ज़्यादा लंबा आप लिखेंगे तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, या तो उसमें आप कम कंटेंट्स लिखने का समय मिलेगा या छूट जाएगा। तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन को आप बहुत लंबा खींच कर लिखेंगे तो भी आपको 3 मार्क्स तो मिलना नहीं है, एक भी उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स आपको प्राप्त नहीं होना है। लेकिन अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन टाइम के अभाव में अगर छूट जाता है या कंटेंट्स कम होता है तो उसमें 5 मार्क्स के जगह पर 3 मार्क्स मिल जाएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा, तो वहाँ आपको वो लॉस होगा, घाटा होगा। इसलिए एक टाइम अपना फिक्स कर लेना चाहिए कि इतने घंटे में और इतना हमको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन कर लेना है, और इसके बाद हमको 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस करने हैं उनके लिए भी टाइम पर्याप्त बच जाए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मुझे लगता है कि मैं खास करके कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ कि 8 लाइन, 8 वाक्य से ज़्यादा, 8 सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि टाइम आपका ज़्यादा वो कंज्यूम होगा उसमें। फिर आपके पास क्या होगा कि हड़बड़ी हो जाएगा, स्ट्रेस बनने लगेगा कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो याद था लेकिन लिख नहीं पाए। तो इसलिए एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ऐसा प्रयास करना चाहिए, और इसके लिए एक स्ट्रेटेजिक वे में, और ये हम लोग बच्चों को पहले ही यहाँ बतला देते हैं, वो टेस्ट सीरीज जो होता है उसमें एकदम प्रैक्टिस करा देते हैं कि पहले आपको किसको बनाना है, इसके बाद कौन से क्वेश्चन को देख लें कि जो पहले हमको याद है या पूरे तरह से कंप्लीट है क्वेश्चन, उसका आंसर फटाफट कर लेंगे। अंत में जो भी आपके मन में लगता है, जैसे जिस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से आपका कमांड में नहीं है तो भी आप उसको छोड़े नहीं, को रिलेट करके चाहे जैसे भी उसका आंसर जरूर करें। कम ही कंटेंट दें लेकिन दें जरूर। जैसे बिल्कुल छोड़ने पर आपको एक मार्क्स भी नहीं मिलने वाला है, और अगर कुछ लिख देंगे तो भाई एग्जामिनर को भी लगेगा कि चलिए कुछ मेहनत किया है,
तो उसमें 2 मार्क्स ही दे दिया तो 2 तो प्लस हो गया ना आपके लिए। 2 मार्क्स भी आपके रिजल्ट को काफ़ी वो प्रभावित करता है। एग्ज़ाम को लेकर हमने सर से चर्चा किया बहुत सारे टॉपिक्स पे कि बच्चे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और एग्ज़ाम के दौरान भी बच्चों के पास समय 3 घंटे का होता है, उस दौरान पेपर को वो कैसे पूरा टोटली कवर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ पाए। अब हम सर के साथ इस विषय पर भी चर्चा करते हैं कि हाल ही में 15 तारीख से मैट्रिक का बच्चों का भी एग्ज़ाम है। और क्या होता है, एग्ज़ाम का समय है, बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद उसके तुरंत बाद उनको एक सब्जेक्ट चुनना होगा कि हम किस सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ें। तो कुछ बच्चे होते हैं काफ़ी कन्फ्यूज़न में होते हैं, हम आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या साइंस को लेकर आगे बढ़ें। तो उन बच्चों को आप क्या सलाह देंगे कि आप कैसे, कौन से सब्जेक्ट को लेकर, और जो आपका मोटिव हो उसके अनुसार आप किस विषय को लेकर आगे बढ़ें? क्योंकि ज़्यादातर होता है कि अगर यहाँ के बच्चों को तो जिनको अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है वो तो सब्जेक्ट अपना प्रॉपर चुन लेते हैं, लेकिन जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनके अंदर बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, जो ना वो अपना उस क्षेत्र में क्लियर कर पाते हैं। अगर उनको ऐसा गाइडेंस नहीं मिले तो वो कैसे अपना सब्जेक्ट का चुनाव करें अपने फील्ड को लेकर? इस मुद्दे पर करिश्मा क्या है कि सबसे पहले गार्जियन को मैटर ऑफ प्रेस्टीज से के भावना से थोड़ा दूर होना होगा। ये विद्यार्थियों पर कंप्लीटली छोड़ देना चाहिए, उनके रुचि पर छोड़ देना चाहिए। किस विषय में रुचि है, किस फील्ड में वो आगे बढ़ने का पोटेंशियल है, उसके आधार पर ही उनको स्ट्रीम का सिलेक्शन करना चाहिए कि किस स्ट्रीम में। आजकल हमारे यहाँ खास करके मैं देखता हूँ कि यहाँ बिहार में या हमारे औरंगाबाद में वो बच्चों से ज़्यादा परेशान अभिभावक रहते हैं कि यही विषय आपको पढ़ना है, इसी विषय को पढ़ना है, नहीं तो समाज में हमारी थोड़ी कम अहमियत होगी या हमारा थोड़ा इम्प्रेशन खराब होगा। तो इसमें क्या करते हैं कि हमारे यहाँ मैं देखता हूँ अक्सर कि कम पढ़े लिखे या अनपढ़ अभिभावकों की मैं बात नहीं कह रहा हूँ, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे अभिभावक सिर्फ 2-3 तरह की पढ़ाई ही जानते हैं। पहला इंजीनियरिंग जानते हैं कि बेटा मैट्रिक कर रहा है तो मैट्रिक से ही वो अपना कहीं भी बाहर जा कर के और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लेकर के बस आईआईटी मेंस एडवांस की तैयारी में लग जाए। दूसरा जानते हैं कि अगर वो नहीं तो नीट की तैयारी करे, यानी मेडिकल साइंस की पढ़ाई करे, और नहीं तो बल्कि पॉलिटेक्निक कर ले, आईटीआई कर ले। लेकिन बहुत ऐसे कम पेरेंट्स हमको मिलते हैं या हमारे संपर्क में आते हैं जिनका पहले से एक शौक होता है कि नहीं हमारा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकता है, हमारा बेटा अच्छे से हायर एजुकेशन लेने के बाद एक अच्छा पत्रकार भी बन सकता है, एक अच्छा आर्टिस्ट भी बन सकता है, एक अच्छा चित्रकार भी बन सकता है। वो लगता है कि अगर इधर जाएगा एक बहुत बड़ा सिंगर भी बन सकता है, म्यूजिशियन भी बन सकता है। लगता है अगर इधर जाएगा तो हमारी तो थोड़ी इम्प्रेशन समाज में बड़ा कम होगा। और पूछते भी हैं, अगर जो विद्यार्थी, मैं करिश्मा देखा हूँ अक्सर ये महसूस किया हूँ कि अगर जो विद्यार्थी अपने शौक से या कहीं से मोटिवेट होकर अगर कॉमर्स विषय ऑप्ट करता है तो उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, उनके अभिभावक के सर्किल के लोग पूछते हैं आपका लड़का क्या लिया है, तो लग कॉमर्स लिया है। कॉमर्स लिया है क्यों, उसका मैथमेटिक्स कमजोर था क्या? उनके अंदर धारणा बन जाती है। हाँ, कि मैथमेटिक्स कमजोर था क्या, उसको मैथ में नंबर नहीं आया था क्या, साइंस में एडमिशन नहीं मिल पाया क्या? मतलब उनका पढ़ाई वहीं तक, वो चाहते हैं कि बस सिर्फ साइंस ही पढ़े और सिर्फ आईआईटी मेंस एडवांस की ही तैयारी करे, मेडिकल साइंस की ही तैयारी करे। नहीं तो इसके अलावा तो इसमें थोड़ी जागरूकता लानी होगी, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होगा और उनको जानकारी देना होगा कि आज जो युग है पूरे वैश्विक स्तर पर, वैश्विक लेवल पर उद्यमिता का युग है। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट सारे विश्व के सभी देश प्रमोट कर रहे हैं।
कि एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को कैसे प्रमोट करें, कैसे इन्हांस किया जा सकता है, उसके लिए एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एक पर एक गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट लेवल पर भी चलाए जा रहे हैं। तो उस माध्यम से ये अवेयरनेस लाना होगा कि किसी भी देश का, किसी सोसाइटी का, समाज का जो रियल डेवलपमेंट है, जो सर्वांगीण विकास हो सकता है, सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ने के बाद ही नहीं हो सकता है। उसके लिए उद्यमिता विकास को भी ध्यान में रखना होगा, उद्यमी बनना होगा। और इसीलिए अभी तो है, बहुत तरह के सरकार की ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो अभी ने कोर सब्जेक्ट में, हायर एजुकेशन में खास करके कोर सब्जेक्ट में अब उद्यमिता की पढ़ाई, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी की पढ़ाई, यानी कोई ना कोई सभी विषयों के साथ एक वोकेशनल सब्जेक्ट ऐड किया जा रहा है। सर ने बहुत अच्छे से बताया कि हमें अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट की चुनाव करना चाहिए, ना कि किसी के प्रेशर में आकर। हम कोई भी क्षेत्र चुनते हैं, अगर हमारा रुचि है तो हम उस क्षेत्र में अच्छा करेंगे ही करेंगे। अगर हमें हमारा आत्मविश्वास है हमारे साथ, या फिर हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने एग्ज़ाम पर चर्चा किया, सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट क्या हो, कैसा रूटीन फॉलो करें और क्या कुछ ध्यान में रखकर तैयारी करें। अब हम सर से चर्चा करेंगे कि शिक्षा नीति को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, चर्चा भी हो रही है। तो हम सर की राय जानना चाहेंगे कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसको लेकर सर की क्या राय है, सर क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में। जो नई शिक्षा नीति 2020 अभी लागू हो रही है, कहीं कहीं लागू हो चुकी है, कुछ ऐसे भी अभी प्रदेश हैं जहां लागू नहीं भी हुई है, होने वाली है। इसके बहुत सारे हर एक लेवल पर जो हमारी खोई हुई अस्मिता है शिक्षा की, वो वापस होने की संभावना दिखती है। प्राइमरी लेवल में अलग बेनिफिट्स हैं, हायर एजुकेशन में अलग बेनिफिट्स हैं। इसके प्राइमरी लेवल में इसका मेन बेनिफिट्स है कि विद्यार्थी प्राइमरी लेवल की पढ़ाई अपनी भाषा में करेगा, जो मदर टंग में करेगा, जो माँ के गोद में जिस भाषा को उसने सीखा है, अगर उस भाषा में पढ़ाई करेगा तो उसकी समझदारी, उसका टैलेंट ज़्यादा विकसित होगा। हमको दूसरे की भाषा में अगर अपनी चीज़ को पढ़ना है तो ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा विकसित हम नहीं हो पाएंगे। और हायर एजुकेशन में न्यू एजुकेशन का जो नई शिक्षा नीति का जो फोकस है, वो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप एट इट्स कोर सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के कोर में के साथ ऐड किया जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप को। और इससे रियल डेवलपमेंट होगा सोसाइटी का, इसी से रियल डेवलपमेंट हो सकता है कंट्री का, देश का। तो वहाँ पे चूँकि हम देखे हैं, हमारे यहाँ के विद्यार्थी, भारत के विद्यार्थी, हमारे समाज के विद्यार्थी पीछे कहाँ होते हैं दूसरे देशों के विद्यार्थी से? क्योंकि यहाँ के बच्चे जो माँ के गोद से, अपने समाज से जो भाषा सीखते हैं, सारी चीज़ें उनका एक मतलब हाइपोथेटिकल जो प्रोसेस होता है वो अपनी भाषा में होता है, और उनको इंस्टीट्यूशन में जाने के बाद पढ़ाई करना पड़ता है दूसरे के भाषा में। तो यहाँ उनको ट्रांसलेट करने में ही टाइम बर्बाद हो जाता है। करिश्मा, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जितने विकसित देश हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे रूस हो, चीन हो, फ्रांस हो, कुछ यूरोपियन कंट्री को छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ, सभी विकसित देशों में वहाँ के हायर एजुकेशन की पढ़ाई, चाहे वो मेडिकल साइंस की पढ़ाई हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई हो, मैनेजमेंट की पढ़ाई हो, सभी वहाँ के अपने भाषा में होती हैं। इसलिए वहाँ के स्टूडेंट्स जो है ना, रिसर्च में बहुत आगे रहते हैं। और ये हमारे यहाँ सबसे, जो रिसर्च में, इनोवेशन में जो सबसे बड़ा हर्डल्स है, वो ये है कि अपनी भाषा में हमारे पास कंटेंट्स नहीं होते हैं और पढ़ाई नहीं होती है, जिसके चलते हम पीछे पड़ जाते हैं। धन्यवाद सर।
सर ने हर एक बिंदु पर हमारे साथ हर विषय पर एग्ज़ाम के समय छात्रों को क्या करना चाहिए, इनफैक्ट शिक्षा नीति को लेकर भी हमारे साथ इन्होंने अपने राय को चर्चा किया। और सर ने बताया कि बच्चों को कैसे एग्ज़ाम के टाइम में मेंटली और फिज़िकली फिट होना चाहिए। तो हमें छात्रों से यही अनुरोध है कि वो जब भी एग्ज़ाम में जाएं तो एक कंफर्टेबल जोन के साथ जाएं। एग्ज़ाम में बैठें, जो भी आता है, जो भी उनके पास, वो अपना 100% देकर आएँ, रिज़ल्ट की चिंता ना करें, बेहतर ही होगा।